बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2025 टू 2026। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो सिलसिला है पूरे ईयर की प्रिपरेशन का, ये स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह आपको हर चैप्टर डिटेल में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, शॉर्ट नोट्स मेकिंग आपको करवाई जाएगी इंशाल्लाह। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आपका ये जो है जर्नी इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा है और आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री घोल कर पिलाई जाती है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आपकी केमिस्ट्री में जो है वो इंशाल्लाह एक नंबर भी नहीं कटने वाला, आपके फुल मार्क्स ही आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आज की ये वीडियो इस सिलसिले की पहली वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 12th केमिस्ट्री असेसमेंट फ्रेमवर्क 2022 टू 2023। ठीक है, अब आप इसको जो है फ्रेमवर्क मॉडल, मैंने आपको बताया था कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट्स पे तमाम सब्जेक्ट्स के अपलोड हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके पास ये जो आ जाता है सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स, ठीक है, आप इसको क्लिक करते हैं तो फर्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स SLOs बेस्ड एग्जाम्स, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये देखें, ये 9th और 10th आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 9th और 10th के आपको दोनों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ अभी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स भी होंगे, ठीक है, उनका भी साथ साथ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और फिर ये देखें 11th और 12th। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ से ये असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड मॉडल पेपर का डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सबमिटिव असेसमेंट के लिए हैं, जिसमें से आपका थ्योरी का पेपर पूछा जाएगा, और कौन कौन से फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हैं जिनको आपने जस्ट रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसमें से एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड का जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है। ठीक है, आप अपनी बुक्स जो है वो 12th केमिस्ट्री की लेकर बैठें, साथ साथ मैं आपको मार्क करवाऊंगी आपकी बुक पे कौन कौन से चैप्टर्स एक्सक्लूड हैं कम्प्लीटली, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं, और इंशाल्लाह फिर जो है वो डेली बेसिस पे जो है आपके पास लेक्चर्स आएंगे और इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सीलेंट लेवल पे जो है हम करवाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको साथ साथ ये मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। ठीक है, तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट जो है वो आपके पास डोमेन है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसका पहला चैप्टर है एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन केमिस्ट्री। तो ये जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, इसमें से कुछ पेपर में नहीं आने वाला। देखें फर्स्ट में भी फॉर्मेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको अगर यहाँ पर नज़र आ रहा है तो मैं इसको ज़रा सा हाईलाइट भी कर देती हूँ तो आपको और अच्छे से जो है वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ पर आपको फॉर्मेटिव, ठीक है, ये आपको सारा का सारा जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो एक्सक्लूडेड है। तो साथ साथ ये देखें, आप अपनी बुक ओपन कर लें, ये आपकी बुक है। ठीक है, उसका फ्रंट पेज था, फ्रंट कवर था, और ये मैंने कंटेंट पे ना थोड़ा सा पहले ही सब मार्क कर लिया, इसको ज़रा आप नोट कर लें। ये मैंने क्या क्या किया मार्क। सबसे पहले तो मैंने डोमेन्स यानी कौन कौन से एरियाज़ ऑफ यानी केमिस्ट्री से आपको पढ़ाया जाएगा। लाइक सबसे पहला जो था वो कौन सा था, अभी आपका उसमें एरिया या डोमेन का नाम क्या था, नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट वन ये है, ये डोमेन का नेम था, और ये सिर्फ उसमें जस्ट एक चैप्टर है एथिक्स एंड वैल्यूज़, और इसको साथ क्रॉस लगा दें, ये नहीं आएगा। इसी तरह जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री में से लिए गए, ये सेकंड B डोमेन है। ठीक है, और इसमें से मैंने जिन पे स्टार लगाया है ना, मैं इसको एंड पे बताऊँगी, इनको स्टार लगा लिया मैंने, क्यों स्टार लगाया। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास C डोमेन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। दैट इज़ यहाँ पर हमारे पास है, इसको मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास ये देख लें, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डोमेन है E डोमेन। ठीक है, अब D डोमेन इन्होंने निकाल दिया, मुझे नहीं पता कि क्यों इन्होंने स्किप किया ये एरिया या D डोमेन, मतलब D में कौन सी इन्होंने फील्ड रखी हुई है, आई डोंट नो। ठीक है, D को इन्होंने स्किप किया हुआ है। फिर E डोमेन आ जाती है, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है देन हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजिनो एल्केन्स, ठीक है, जिसको आप अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं, यानी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, हेलोजिनो एल्केन्स यानी हेलोजिन, यहाँ तक हेलोजिन हो गया। ठीक है, और उसके साथ जो है वो अल्केन्स। ठीक है,
अच्छा, इसका ये मतलब आप कह लें कॉमन सा नेम है, इसको अल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं, जिसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, जिनको हम अल्कोहल्स भी कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह या इस तरह से आ जाते हैं। अगर सिंपल कार्बोनिल लेने हैं तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन्स ही हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी ऐड हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में इस चैप्टर में सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स, पॉलीमर्स, फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये देखें क्रॉस लगा हुआ है, तो इसको पूरा का पूरा आपने कट कर देना कि ये वाला चैप्टर पेपर में नहीं पूछा जाएगा। देन बायोकेमिस्ट्री, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एफ, जो डोमेन आ जाती है, उसमें आपके पास 16 से लेकर 23 तक चैप्टर्स हैं, और उसमें से सिर्फ एक चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली स्किप किया गया है, दैट इज़ मेडिसिन। ठीक है, इसको आप कम्प्लीटली क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, और ये जो मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस का चैप्टर का नाम लिखा है ना, तो जब हम ये जो असेसमेंट फ्रेमवर्क का जो पीडीएफ है, पीडीएफ में जो है इस चैप्टर को ना अलग से मास स्पेक्ट्रोमेट्री की करके मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी को एनएमआर करके मेंशन किया हुआ है, और उनको मतलब यहाँ पर इन्होंने चैप्टर के नेम चेंज किए हुए हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसमें ये जो है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको यहाँ से जो है वो कम्प्लीटली समझ आ रही है। इसको ज़रा मैं जूम आउट करती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, यानी आपका 3 चैप्टर्स कम्प्लीटली जो है वो स्किप हो रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, 14 चैप्टर ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड 21 चैप्टर जो है 21st चैप्टर मेडिसिन। ठीक हो गया। अब लास्ट में मैंने आपको कहा था स्टार में जिन में बताऊंगी, तो इसका मतलब है ये स्टार वाले जो टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब इनमें से शायद हार्डली एक या 2 टॉपिक्स पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यानी आपके पास अब आप स्टार वाले चैप्टर्स को नोट कर लें। ठीक है, कौन कौन से स्टार वाले चैप्टर्स हैं हमारे पास? एक है एसिड बेस केमिस्ट्री, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, एम्पेरिकल डाटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी, मटेरियल्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। मतलब यहाँ से कितनी इंटरेस्टिंग बात आपको समझ आ रही है कि 8 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें जस्ट वन टॉपिक या हार्डली 2 टॉपिक्स हैं, तो मतलब एक दिन में आप एक चैप्टर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। 8 चैप्टर्स तो आपके बिल्कुल ऐसे चुटकियों में जो है वो आप कर लेंगे, अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा जब पढ़ाया जाएगा, आपको इतने ज़बरदस्त शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है आपको खुद से पढ़ने के लिए कहा जाएगा कि बस खुद ही पढ़ना शुरू कर दें, खुद ही अंडरस्टैंड करें। नो, ठीक है, प्रॉपर्ली आपको हर चीज़ समझाई जाएगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए, लेकिन ये मैं बता रही हूँ ये लेंथी भी नहीं है। ठीक है, चलें, ये आपने कंटेंट पे सब पे ये मार्क कर दिया है। अब आ जाएं जो है वो इसके चैप्टर्स की तरफ। फर्स्ट चैप्टर पे आपने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, सेकंड चैप्टर में देखिए हमारे पास सेकंड चैप्टर में मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखें फर्स्ट चैप्टर में मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। अच्छा, सेकंड चैप्टर पे जो है वो आपने लास्ट 2 जो SLOs हैं उन पे क्रॉस लगाना है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ रिंकल मेथड वाला, एंड एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी विद ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। अब बेसिकली मतलब ये तो बहुत ही आप कह लेना सिंपल सा लाइक इंट्रोडक्शन सा था, और इसका उन्होंने बोल दिया कि हम पेपर में नहीं पूछेंगे। ठीक हो गया। और लास्ट में हमारे पास जो है ये वाला टॉपिक भी आप इसको क्रॉस लगा दें। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरीज विद कंसंट्रेशन ऑफ एक्वासाइंस एंड यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन टू प्रिडिक्ट दिस क्वांटिटेटिवली। ठीक हो गया। अब इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको ज़रा टिक कर लें। नर्स्ट इक्वेशन 2.5 को क्रॉस लगा दें। ठीक है, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड कंसंट्रेशंस को क्रॉस लगा दें। 2.5.1 यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशंस, ये वाला टॉपिक भी एक्सक्लूड कर देंगे आप। ठीक हो गया। और ये जो है ना आपके पास 2.8 की मतलब ये आपको पढ़ाया तो जाएगा, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट होता है ना, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। क्योंकि ये जब बताएंगे नहीं तो प्रॉपरली वो टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होगा, समझे कि मतलब ये इनकम्प्लीट सा होगा। वो हम बताएंगे तो सही, लेकिन पेपर में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड या वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, या उस पर ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, रिडक्शन कैसे हो रही है, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। अदरवाइज जो गिल्वानिक सेल या वोल्टेक सेल का है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर्स में भी, जब हम पास्ट बुक प्रीवियस बुक पढ़ रहे थे, तो पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो गिल्वानिक एंड वोल्टेक सेल से पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी जाते रहे हैं, ऑलरेडी ये पास्ट में हो चुका है। ठीक है, तो दैट्स वाई आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की जो एक्सप्लेनेशन है उसको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के हद तक रखेंगे, लेकिन फिर आपने उसको गैल्वेनिक सेल को बहुत हाईली इंपॉर्टेंट करके प्रिपेयर करना है कि अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हमें कैसे अटैम्प्ट करना है।
यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के टॉपिक को भी आप क्रॉस लगा दें, ठीक है। बस ये यहाँ तक ही आपने स्किप करना है, उसके बाद जो है वो आपने, मेरे ख्याल में यहाँ तक है, ठीक है। ये यूनिट्स वगैरह तो हम देखेंगे कि ज़रूरी हैं, और फैक्टर्स भी, ठीक है, ये इंक्लूडेड हैं सारे। लास्ट वाला टॉपिक आप इसको क्रॉस लगा दें, रिंकल मेथड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, इसको भी आप क्रॉस लगा दें। नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर आपके पास चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये देखें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सेकंड का भी मैंने आपको ये रिंकल मेथड पे क्रॉस लगवाया था, ठीक है। ये देखें, ये फॉर्मेटिव है, ये रिंकल मेथड है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला था, ठीक है। और इसके बाद आपके पास फॉर्मेटिव जो है वो किस जगह आता है, ये लास्ट में, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को कैसे वेरी करिए विद द कंसंट्रेशन, ये फॉर्मेटिव था, ठीक है, सेकंड वाले में। अब हम थर्ड वाले में देख लेते हैं कि थर्ड वाले में कहाँ कहाँ फॉर्मेटिव है। और थर्ड वाले में देखें, ये फॉर्मेटिव है कॉमन आइन इफेक्ट, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड वाला। अच्छा, इन्होंने बड़े ही ये देखें क्या किया है कि एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन यानी के ए और के बी वाली होती है ना एक्सप्लेनेशन, इन्होंने एक को जो है वो फॉर्मेटिव कर दिया है, यानी कि ए को क्रॉस करवा दिया और के बी को करवाया। इसका मतलब है कि जब तक हम क्लास में स्टूडेंट को प्रॉपरली एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड नहीं करवाएंगे तो बेस इस तरह से हम अलग अलग नहीं करवा सकते, हमें उनको प्रॉपर दोनों का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। और लेकिन फिर पेपर में जो है वो डेरिवेशन जो है वो आपसे सिर्फ एक ही पूछी जाएगी। इट मीन्स कि आपको आएंगे दोनों ही, आपको करने दोनों ही हैं, ठीक हो गया। लेकिन क्वेश्चन एसिड वाला क्वेश्चन पेपर में एज सच नहीं आ सकता, क्योंकि वो फॉर्मेटिव है, और कॉमन आइन वाला भी फॉर्मेटिव है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिव, इसमें एक और टॉपिक फॉर्मेटिव है, 3 फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं, यानी कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ आइंस ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड चैप्टर में यहाँ पे मार्क करवा देती हूँ, ये देखिए 3 वही वाले 3 टॉपिक्स हमने क्रॉस लगा दिए हैं, ठीक हो गया। यानी फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, और यहाँ से कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब आपने क्या करना है, साथ साथ कोई भी मार्कर आप ले लें, रेड कलर का ही ले लें, प्रोमिनेंट होता है, ब्लैक तो ऑलरेडी ये सब कुछ ब्लैक में ही लिखा हुआ है, बुक ब्लैक में लिखी है तो ब्लैक मत लीजिएगा, और बॉल पॉइंट से भी मार्क ना कीजिएगा, मार्कर ही रेड ले लें तो दैट्स ग्रेट, अगर किसी और कलर का भी ले लेते हैं तो चल जाएगा, ठीक हो गया। अब आप जरा चैप्टर में देखेंगे आपने किसकी जगह पे क्रॉस लगाना है। 3.1.1 पे क्रॉस लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप 3.3.2 टॉपिक कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, इस पे क्रॉस लगा दें, ठीक हो गया। अच्छा, कॉमन आइन इफेक्ट पे क्रॉस लगा दें, 3.4 टॉपिक है, ये आपका मार्क हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चैप्टर 4, ठीक है। और यहाँ से देखें चैप्टर 4 में आपको भी नजर आएगा कि चैप्टर 4 में ये देखें सब कुछ फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव यानी एसिड बेस वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा, मतलब ये छोटा सा ही चैप्टर था, यानी ये देखें ये 4 ही इसके अंदर एसएलओज थे, यानी आपको यहाँ पर आप पूरे नज़र आ रहे होंगे ना, 4 एसएलओज पॉइंट्स में से, यानी ये और ये, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, और सिर्फ इसमें से ये देखें सबमिटिव फॉर द थ्योरी, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ओनली 1 टॉपिक इंक्लूडेड, दैट्स वाई इसको हमने स्टार लगाया था, ठीक है, कि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। अब इसमें सिंपल कौन सा टॉपिक आ रहा है, स्केच द पीएच टाइट्रेशन कर्व्स ऑफ टाइट्रेशन यूजिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स होंगे या विद स्ट्रॉन्ग एंड वीक अल्कलीज होंगे, ठीक हो गया। तो आपने 4.4 टॉपिक इसमें से जस्ट प्रिपेयर करना है, पीएच टाइट्रेशन कर्व्स, ठीक है, उससे रिलेटेड फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, हम वही करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5 ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास यूनिट नंबर 5 में ग्रुप 2 एलिमेंट्स में जो है वो देखें सारा सबमिटिव फॉर थ्योरी ही लिखा आ रहा है, सब टॉपिक्स के आगे हार्डली किसी के आगे, एक के आगे फॉर्मेटिव लिखा हुआ है, जस्ट एक के आगे फॉर्मेटिव लिखा हुआ है, दिस वन, ठीक है। यानी एक्सप्लेन द टर्म कॉम्प्लेक्स आइन एंड इट्स एप्लीकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, यानी कॉम्प्लेक्स आइंस क्या होते हैं, ठीक है, एंड एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, इन दी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप 2, यानी किस तरह से कॉम्प्लेक्स आइंस जो है वो बनते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप 2 कंपाउंड्स के साथ, ठीक हो गया। तो देखें यहाँ पर हमने एसएलओज में कुछ क्रॉस नहीं लगाया, जस्ट यहाँ पे क्रॉस लगाया है, और इससे रिलेटेड आपने बुक में 5.6 जो टॉपिक है उस पर क्रॉस लगाना है, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जस्ट एक इस टॉपिक को आपने जो है वो क्रॉस लगा देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएं 6 चैप्टर पे, ठीक है। 6 चैप्टर पे हम देखेंगे कि 6 चैप्टर है हमारे पास
ट्रांजिशन मेटल्स का। इसमें जस्ट एक जिस पे लिखा स्केच द शेप ऑफ 3D XY 3D Z स्क्वायर ऑर्बिटल्स, मतलब 3D जो D ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्केचिंग नहीं पूछी जाएगी। एंड लास्ट में आप देख लें, ये मैंने ना मतलब ये लाइक इस पूरे इसको देखकर जो है वो इनका लिख लिया है, ठीक है। यानी ये जो है ट्रांजिशन मेटल्स आपके पास स्टार्ट हो गई हैं, और ये जो है एक फॉर्मेटिव आया था स्केचिंग वाला, ठीक है। दूसरा फिर आपके पास पीबीए से रिलेटेड जो है वो आ जाएंगे, ये सारे सबमिटिव फॉर थ्योरी है, ठीक है। अब ये वाला एक टॉपिक आया है फॉर्मेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली दैट लिगेंड एक्सचेंज कैन अकर, ठीक है। लिगेंड एक्सचेंज कैन अकर, इसका नहीं पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 3 टॉपिक्स हैं ना, इनके साथ मैंने पीबीए भी लिख लिया है। 3 नहीं है मेरे ख्याल में, 1 2 और हाँ ये 3, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो ये देखें, ये कह रहे हैं फॉर्मेटिव फॉर थ्योरी, यानी थ्योरी में से इसमें कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में सवाल आएगा इन टॉपिक्स में से, ठीक है। ये देखें, ये देखें, तो सेम ये मैंने ये है मार्क कर दिया। आप ज़रा इसको मैंने जूम इन कर लिया है, आप अपनी बुक्स पे ज़रा इसको लगा लें। एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली दैट लिगेंड एक्सचेंज कैन अकर, इसके साथ क्रॉस लगा दें। फिर एनालाइज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मैग्नीज ऑक्साइड आइन एंड ऑक्सिलेट आइन, इसके साथ पीबीए लिख दें, क्योंकि पीबीए में से पेपर आएगा लेकिन थ्योरी के लिए नहीं आएगा, तो हमने स्टार्ट में क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट, एनालाइज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मैग्नीज आइन एंड परमैग्नेट आइन एंड आयरन +2, ठीक है। इसके साथ पीबीए लिख दें और इसके साथ क्रॉस भी लगा दें कि थ्योरी के लिए हम याद करेंगे। देन परफॉर्म कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग अदर कलर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास पीबीए के लिए कर दें, और वैसे क्योंकि कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो ये कुछ यहाँ पर उन्होंने कहा थ्योरी में नहीं पूछेंगे लेकिन पीबीए में पूछेंगे। एंड लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं, यूज़ द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर 2 आइंस एंड कोबाल्ट 2 आइंस विद वाटर एंड अमोनियम मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, ये सारा का सारा। एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूडिंग दोज ऑफ एसोसिएटेड विद बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। स्टीरियोआइसोमेरिज्म नहीं आएगा उसमें, स्टीरियोआइसोमेरिज्म में आगे फर्दर उसकी टाइप्स यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं आने वाली और ऑप्टिकल भी नहीं आने वाली, ठीक है। इसको भी क्रॉस लगा दें। और लास्ट में एक्सप्लेन लिगेंड एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ के स्टेबिलिटी वैल्यूज़, ठीक है, इसको भी क्रॉस लगा दें। ठीक हो गया, ये हमने सारा का सारा मार्क कर लिया। अब आप ज़रा चैप्टर पे टिक लगा दें। 6.4 पे क्रॉस लगा, मतलब वो वाले उनको मार्क कर रहे हैं, टिक नहीं लगाना बल्कि क्रॉस लगाना है, उन पे क्रॉस लगाना है जो सारे के सारे एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनमें कॉपर 2 कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, और कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट के स्टेबल, ठीक है, 4.1, इसको क्रॉस लगा दें। और लास्ट में जो रिडॉक्स रिएक्शंस में रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड मैग्नेट आइन विद इथेन डाइऑक्साइड आइन, ठीक हो गया। ये पीबीए के लिए तो है लेकिन थ्योरी के लिए क्रॉस है, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन ऑफ मैग्नेट आइन विद आयरन +2 पीबीए के लिए है लेकिन थ्योरी के लिए क्रॉस है, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी ये देखें यहाँ पर ये वाला जो है ना कॉपर आइन एंड आयोडाइड आइन, ये इंक्लूडेड है, ये करना है। अच्छा, फिर रिडॉक्स की टाइट्रेशन विद, मतलब उन्होंने कहा था कि कुछ परफॉर्म करें कैलकुलेशंस ताकि अदर कॉम्प्लेक्सेस के जो कलर्स फाइंड आउट किए जा सके, तो ये एक्टिविटीज़ भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है, ये भी कैलकुलेशन एक्सक्लूडेड है सारी की सारी। स्टीरियोआइसोमेरिज्म का सारा डिटेल टॉपिक एक्सक्लूडेड है 6.6, ठीक है, उसमें इसकी टाइप्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी एक्सक्लूडेड हैं, ठीक हो गया, सारा का सारा मार्क कर लिया आपने। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से जस्ट 1 टॉपिक एक्सक्लूड किया गया है, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ कायरलिटी, ठीक हो गया। यहाँ पर आप नोट कर लें कि हमारे पास यहाँ पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जस्ट एक टॉपिक एक्सक्लूडेड है, ये देखें फॉर्मेटिव लिखा हुआ है, और ये है एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ कायरलिटी वाला, ठीक हो गया। आपने इसको क्रॉस लगा दिया। अब आपने 7.2 टॉपिक पे क्रॉस लगा दें, यानी कायरलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक हो गया, क्योंकि ये जब इसको पूरा आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ कायरलिटी इन सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, 7.2 एक्सक्लूडेड हो गया। और उसमें उसका फर्दर सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ थैलिआइडोमाइड, ठीक है,
ये भी एक्सक्लूडेड है। देन यूनिट नंबर 8 पर आ जाएं। जब मैंने टिक लगाया हुआ है तो इसका मतलब है कि इट इज़ इंक्लूडेड कम्प्लीटली, इसमें से कुछ भी क्रॉस नहीं करवाया। यूनिट नंबर 9 पर आ जाएं। हेलोजिनो एल्केन्स, हेलोजिनो एल्केन्स में जो है वो एक SLO बेस्ड जो है पॉइंट उस पर क्रॉस लगवाया हुआ है कि एक्सप्लेन डिफरेंट, ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ ऑफ हेलोजिनो एल्केन्स, ठीक है, विद रेफरेंस टू द CX बॉन्ड, यानी CX बॉन्ड में हेलोजेंस अगर आप चेंज करते जाएं फ्लोरीन के बजाय क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनकी किस तरह से रिएक्टिविटी जो है वो चेंज हो रही होती है और ये हम कैसे करेंगे, और इसमें हमने एग्जांपल लेनी है, रिएक्शंस वगैरह करवाने हैं विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शंस करवा के हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कोई यानी रिएक्टिविटीज़ का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए आपने चैप्टर में 9.5 टॉपिक है टेस्ट टू एसेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स, इसको क्रॉस लगा दें, दिस इज एक्सक्लूडेड। देन है चैप्टर नंबर 10 हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, ठीक है। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में आ जाएं तो अब ये मैंने सिर्फ PBA लिखा हुआ है, देखिए 4 टॉपिक्स पे मैंने PBA लिखा है लेकिन मैंने क्रॉस नहीं लगाया, इस साइड पे मैंने क्रॉस नहीं लगाया। इसका मतलब है कि ये थ्योरी के लिए भी आएंगे, थ्योरी में भी इनसे सवाल पूछा जाएगा और PBA में भी इनसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, सिर्फ एक टॉपिक पे क्रॉस लगाना है, अप्लाई नॉलेज ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फिनोल टू दोज ऑफ अदर फिनोलिक कंपाउंड्स, यानी नेफ्थोल, ठीक है। नेफ्थोल पे जिस तरह से हमने कहा कि फेनोल रिएक्शन देता है और जो जो भी हमने उसके रूल्स पढ़े रिएक्शंस के, तो वही सेम हमने नेफ्थोल पे भी अप्लाई करना है, तो वो नेफ्थोल वाला टॉपिक उन्होंने निकाल दिया है, रिएक्शंस ऑफ नेफ्थोल 10.5, ठीक है, इसको आप निकाल दें। देन है चैप्टर नंबर 11 कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में से यहाँ पर टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है इट इज़ कम्प्लीटली इंक्लूडेड। और चैप्टर नंबर 12 भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स कम्प्लीटली इंक्लूड है क्योंकि टिक लगा हुआ है। चैप्टर नंबर 13 पॉलीमर्स, ठीक है। अब पॉलीमर्स में से इन्होंने काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पॉलीमर वाला हमारा जो है टॉपिक किधर चला गया। यहाँ पर हम देख लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के बाद नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ये आ गया पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स में स्टार्ट में ही आपको पता चल रहा है फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव, ठीक है, ये फॉर्मेटिव आ गए, यानी केमिकल प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द PVC एंड नायलॉन, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाएगा लास्ट में भी ये फॉर्मेटिव आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया फॉर्मेटिव, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें, ये हमने क्रॉस लगा दी। अब देखें स्टार्ट में मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दी ना, बुक में बाइंडिंग हुई हुई थी तो बुक प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो रही थी, ठीक है। तो मैंने इन टॉपिक्स के एंड पे यानी फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक एंड थर्ड टॉपिक को मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है, इनको क्रॉस लगा दिया है। अच्छा, और फिर लास्ट में भी 2 टॉपिक्स पे क्रॉस लगा है, एक्सप्लेन द चैलेंजेस पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेन द चैलेंजेस, ठीक है, ये एक्सप्लेन द चैलेंजेस वाला भी, और आउटलाइन द यूज़ ऑफ पॉलीमर्स टू क्रिएट आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, ठीक हो गया। इसको आप यहाँ पर देख लें, ये ठीक हो गया। तो ये दोनों को हमने क्रॉस लगा दिया। अच्छा, फिर हमने अब चैप्टर में ज़रा नोट डाउन कर लें, क्रॉस कर लें जिन जिनको आपने एक्सक्लूड करना है। 13.4.1 टॉपिक यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, तो ये जस्ट इतना सा ही टॉपिक है, ये जस्ट इतना सा ही टॉपिक है, यहाँ से यहाँ तक एक्सक्लूड हुआ हुआ है, ठीक हो गया। पढ़ना तो है आपने, बस पेपर में इससे रिलेटेड सवाल नहीं आएगा। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स वाला टॉपिक है 13.6, इसको कम्प्लीटली क्रॉस कर दें बस, ठीक हो गया। तो अच्छा, बिल्कुल स्टार्ट में जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, स्टार्ट में 3-4 टॉपिक्स कहा हुआ है कि एक्सप्लेन द केमिकल प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द PVC एंड नायलॉन एंड द एप्लीकेशंस ऑफ दीज पॉलीमर्स इन द इंडस्ट्री, या डिस्क्राइब द कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ अमोनिया एंड अमाइन। इनको डिस्क्राइब करना जो है वो नहीं आ रहा, और जो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़, लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना बहुत ज़्यादा डिटेल में आपकी बुक में हैं भी नहीं, ठीक है, वो मतलब उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किए हुए इतने ज़्यादा, तो इसलिए उसका कोई ख़ास टॉपिक बन नहीं रहा। बस हम इसको यहाँ पर जब हम बुक पे क्रॉस लगा लेंगे तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम अपने माइंड में रखेंगे कि इनसे रिलेटेड, जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन से रिलेटेड हमें डिस्क्राइब करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, डिस्क्राइब करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, मीन्स कि इसको डिस्क्राइब करें, रिएक्शन को डिफ़ाइन करें, इस तरह करके, ठीक हो गया। तो इसलिए इसमें से जस्ट जो है वो आपको मैंने इसको क्रॉस लगवाया है, ठीक है।
और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स वाले को। देन चैप्टर 14 आ जाता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस कम्प्लीटली एक्सक्लूड है, पूरा क्रॉस लगाते हैं। चैप्टर 15 आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री, और इसमें भी आप देख लें इतना ढेरों ढेर क्रॉस लगे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है उसको लगा लें, सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, फिर फोर्थ छोड़ के फिफ्थ पॉइंट पे क्रॉस लगा दें, ठीक हो गया। फिर आप लास्ट में लगाएं इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड वाला। और अच्छा ये देखें, ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये क्रॉस है, लेकिन अलग से उन्होंने जो कहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, यानी अलग से जो स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए आरएनए का टॉपिक है वो तो आपने करना है, लेकिन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो नहीं करना, ठीक हो गया। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला भी टॉपिक क्रॉस कर दें, और ये लास्ट वाला भी, ठीक है, आरएनए सीक्वेंस वाला भी क्रॉस कर दें, ठीक है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली क्रॉस नज़र आ सकें। अब आप इनको बुक पे क्रॉस कर दें, ठीक हो गया। और लास्ट में देखें, लास्ट सारे एसएलओस पे क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ प्रॉपर्ली कि हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बाद बायोकेमिस्ट्री का, तो इसमें मोस्टली उन्होंने फॉर्मेटिव, अच्छा फॉर्मेटिव, ये सारा उन्होंने फॉर्मेटिव ही किया हुआ है एक्सेप्ट फ्यू, ठीक है। यहाँ से लेकर आपको इधर से लेकर ये सारा फॉर्मेटिव ही नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। ये सारा का सारा फॉर्मेटिव है। अच्छा आगे भी चैप्टर ख़त्म होने तक ऑल टॉपिक्स आर फॉर्मेटिव, यानी इसमें से पेपर नहीं पूछा जाएगा। और क्लियरली इट इज़ मैंशनड इन द लास्ट कॉलम के फॉर्मेटिव जहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस विल नॉट बी गिवन इन द एनुअल एग्जामिनेशन, हाउएवर इट विल बी द पार्ट ऑफ द क्लासरूम टीचिंग, ठीक है, यानी आप क्लासरूम में पढ़ सकते हैं। अच्छा लास्ट में आ जाता है, मैं बल्कि किसी और क्लास का यानी 10th क्लास का मेरे ख्याल में सेल्फ असेसमेंट अपलोड करी थी, तो उसमें मैंने स्टूडेंट से कहा कि अब देख लें कि इतना ज़्यादा सिलेबस है तो कैसे होगा कि मतलब हम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले हैं वो कब टीचर्स जो हैं वो क्लास में करवा सकते हैं, या हमारे स्टूडेंट्स कितने एक जो है वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि हम अगर उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला पढ़ाएं तो वो इंटरेस्टेड होंगे या सुनेंगे, ठीक है। लेकिन चलें पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर हम इन पे डिस्कशन कर भी लेते हैं तो दैट इज़ ग्रेट, बट फर्स्ट वी हैव टू लाइक कवर द होल सिलेबस दैट इज़ इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू सबमिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमेन एम्पेरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, और उसमें हमारे पास ये चैप्टर है अनसर्टेनिटीज़ का। आपकी बुक में इसका चैप्टर का नाम और डोमेन का नाम सेम ही है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने चैप्टर का नाम डिफरेंट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास इसमें देखें ये फॉर्मेटिव, ठीक है, तो ये है हमारे पास चैप्टर, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो बल्कि आप 15 चैप्टर पे तो देख लेना, क्रॉस वगैरह लगा लें। सबसे पहले आपके पास कौन सा क्रॉस लगता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्थ कंडीशन 15.1.3 टॉपिक पे, फिर 15.1.4 टॉपिक न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, फिर 15.1.1 ग्लाइकोजन अ स्टोर हाउस, 15.1.6 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फॉर जॉइंट लुब्रिकेशन, अच्छा इन पे क्रॉस हो गया। देन आपके पास 15.2.6 की रोल्स ऑफ प्रोटीन्स इन मेंटेनिंग द बॉडी फंक्शन। देन जो क्रॉस लगाना है प्रेसिपिटेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन, ठीक है, ये मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं आपको दिखा भी सकती हूँ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हुए में प्रेसिपिटेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये यहाँ पर आपको लास्ट इसका ऐसा लो पॉइंट नज़र आ रहा है, आइडेंटिफाई हाउ मिल्क प्रोटीन्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय लोअरिंग द पीएच यूजिंग लेमन जूस, और इसके आगे जो है वो आपको नज़र आ रहा है फॉर्मेटिव। तो ये बहुत ही एहतियात से ये वीडियो बनाई जा रही है, एक एक पॉइंट को देखकर मैच करके, तो आप इस पे जो है वो ब्लाइंडली जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं। आप इसको क्रॉस कर दें 15 प्रेसिपिटेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स 15.3, ठीक है। फिर आगे ये सारा इंक्लूडेड है, एंजाइम्स वाला टॉपिक, ठीक हो गया। अच्छा लास्ट में न्यूट्रिशनल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द लिपिड्स, इसको क्रॉस लगा दें, और कोलेस्ट्रोल एज अ हार्मोन प्रिकर्सर, अमाइनो एसिड एज अ हार्मोन प्रिकर्सर एंड इंसुलिन, ठीक है। तो ये वाली जो टॉपिक्स हैं ये भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है।
ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके आगे भी फॉर्मेटिव लिखा हुआ है। हाउ कोलेस्ट्रॉल एंड अमाइनो एसिड सर्व एज अ हार्मोन्स, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन हार्मोन हुज डेफिशिएंसी लीड टू द डायबिटीज़ मिलेटस, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव लिखा हुआ है इनके आगे, ठीक है। ये ऑलरेडी सारे के सारे एक्सक्लूडेड हैं। हाइबरनेशन एक्सक्लूडेड है। देन 15.10.1 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, ये एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपके पास जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। 15.10.1 एक्सक्लूड हुआ है, ठीक है। जस्ट फिर मिनरल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस 15.11 टॉपिक भी एक्सक्लूडेड है। फिर 15.11.1 सोर्सेज ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, इसको भी एक्सक्लूड कर दें। रोल ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन न्यूट्रिशन, रोल ऑफ आयरन, रोल ऑफ कैल्शियम, इसको भी एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। क्योंकि रोल ऑफ आयरन एंड कैल्शियम अभी आपको यहाँ पर नज़र आएगा, जिसको कि एक्सक्लूड किया गया है। ये आपको नज़र आ रहा है रोल ऑफ आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ रहे हैं, सारे के सारे एक्सक्लूड हुए हुए हैं, ठीक है। ये पूरा रोल ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स में सारे आ जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, ये पूरा टॉपिक एक्सक्लूडेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट नंबर 16 के ऊपर, और इसमें से जस्ट वन टॉपिक इंक्लूड हो रहा है, इसलिए मैंने क्रॉस नहीं लगाया क्योंकि हर टॉपिक पे क्रॉस लग जाएगा। जस्ट वन टॉपिक इंक्लूडेड है। एक्सप्लेन दैट ग्राफिकल टेक्निक्स आर एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द effect of an independent variable on the dependent variable and can lead to the determination of physical quantities, ठीक है। जस्ट वन टॉपिक इंक्लूड है, तो आप 16.4 टॉपिक पे लगा दें, और बस ये इतना सही है जितना आपको इस पेज पे नज़र आ रहा है ना, बस इसी पेज पे 762 पेज है मेरे ख्याल में, या 262 होगा, हाँ 262, कुछ नंबर यहाँ से मिसिंग हुआ है। बस इस पे जो है ना, बस इतना सही है टॉपिक। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लीजिएगा। देन यूनिट नंबर 17 है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में मास स्पेक्ट्रोमेट्री करवाया जा रहा है, और इसमें आपके पास फर्स्ट 2 एक्सक्लूड हुए हुए हैं, ठीक है। और उसके लिए आपने इनको एक्सक्लूड करना है। हाउ टू एनालाइज द नंबर ऑफ आइसोटोप्स वाला एंड कैलकुलेशंस ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेस, इनको एक्सक्लूड कर दें, ठीक हो गया। यूनिट नंबर 18 की तरफ आ जाएं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में जस्ट फर्स्ट वाले को क्रॉस करवाया है, ठीक है। फर्स्ट वाले को जस्ट क्रॉस करवाया है। अभी तो हम यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी देख लेते हैं कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में फर्स्ट वाले को क्रॉस लगाया है, ये देखें, दिस वन, ठीक है। बाकी सारे के सारे आपको नज़र आएंगे कि ये सबमिटिव हैं, ऑल आर सबमिटिव, ठीक हो गया। अच्छा, फिर एनएमआर वाले भी सारे के सारे सबमिटिव हैं टॉपिक्स, और ये यहाँ से आपको ये इधर ही मेरे ख्याल में स्टार्ट हो जाता है ना, इसी में एनएमआर वाला भी स्टार्ट हो जाता है टॉपिक, यहाँ से लेकर, ठीक है। यहाँ से एनएमआर वाला स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से, इधर से। तो ये सारे के सारे इंक्लूड हैं, जस्ट वन टॉपिक इंक्लूड नहीं है, और वो मेरे ख्याल में जस्ट ये कौन सा टॉपिक है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो बस ये इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी वाला जो है वो टॉपिक एक्सक्लूड किया गया। देन चैप्टर 19 पर आ जाएं, क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमारे पास 2 टॉपिक एक्सक्लूड किए गए हैं, इंटरप्रेट आरएफ वैल्यूज़ एंड रिटेंशन टाइम्स। इनको इंटरप्रेट करना कैसे, हम यानी क्रोमेटोग्राम में इनको बताते हैं कि आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई और उससे रिटेंशन टाइम्स क्या फाइंड आउट हुए। और लास्ट में डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन कम्बिनेशन विद द क्रोमेटोग्राफी फॉर आइडेंटिफाई स्मॉल नंबर ऑफ अननोन मटेरियल्स, ठीक है। इसके लिए आपने किस टॉपिक को इंटरप्रिटेशन ऑफ आरएफ वैल्यूज़ 19.3, बस इतना सही है मेरे ख्याल में, आपकी बुक में बस ये इतना सही है, इसको थ्योरी के लिए एक्सक्लूड किया गया है, ठीक हो गया। और यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन फोरेंसिक एनालिसिस, ठीक। तो ये सारा का सारा एंड तक जो है वो एक्सक्लूडेड है। देन आ जाता है यूनिट नंबर 20, मटेरियल्स। इसमें जस्ट 2 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। और बस इन पे टिक लगा लेते हैं जो इंक्लूडेड है। तो एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम ओर्स एंड एलॉइंग, इस पे टिक लगाना, अब इस पे क्रॉस नहीं लगाना, गलती से ये ना आप क्रॉस लगा दें, ये इंक्लूड है, बाकी सारे एक्सक्लूडेड हैं। अच्छा, जो जस्ट 2 टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, बाकी सारे यानी 3-4 जो है वो एक्सक्लूडेड थे, तो मैंने कहा एक्सक्लूड से अच्छा है इंक्लूड वाले को टिक लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इस पे टिक लगा दें, मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस पे टिक लगा दें, ये फुल इंक्लूडेड है, ठीक हो गया। बस ये दोनों टॉपिक्स कम्प्लीटली इंक्लूडेड हैं। और चैप्टर 21 मेडिसिन, इसको फुल क्रॉस कर दें, इसमें से पेपर नहीं पूछा जाएगा। देन चैप्टर नंबर 22 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में
आपके पास 2 टॉपिक्स पे आपने क्या करना है, क्रॉस लगाना है, ठीक है। एग्रीकल्चर में 2 टॉपिक्स पे क्रॉस लगाना है आपने। इसके लिए आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है इस पे आपने क्रॉस लगा देना है, और इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, इस पे आपने क्रॉस लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट 23rd चैप्टर इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में हमारे पास लास्ट 2 SLOs पे क्रॉस लगा हुआ है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रीज such as pharmaceuticals, cosmetics, cement, food production and more. Elaborate on the safety measures and precautions necessary in industrial chemical processes, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपने सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस इन केमिकल इंडस्ट्री पे क्रॉस लगा दें, 23.3 टॉपिक। और लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 23.5 टॉपिक, ठीक है। इस पे ये सारे के सारे आ जाते हैं। इन सब पे आपने सब इंडस्ट्रीज़ पे क्रॉस लगा देना है, ठीक हो गया। ये देखें सब पे सीमेंट, कॉस्मेटिक्स, ये सब, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, ये भी सारा इसी में ही आ जाता है एंड तक। तो ये सारा का सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और हमने कम्प्लीटली जो है वो अपना माइंड मैप बना लिया है। पहले हमने अपनी बुक पे प्रॉपरली यानी क्रॉस लगा दी हैं, जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट से थे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, ताकि सब स्टूडेंट्स जो है वो अपने बुक पे टिक लगा लें, और हम जो है वो अब जो है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी कर दें, और चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अब सब्सक्राइब करने की का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और आप अगर रिसेंटली 9th 10th फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी शॉर्ट वीडियो अपलोड होती है या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी आपकी क्लास से रिलेटेड अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप से मिस हो जाता है, और फिर जब तक आप चैनल पे खुद नहीं जाएंगे तो आपको नहीं पता चल सकता कि क्या क्या वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।